सभी युवा साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को जिन्होंने आरएस क्वालिफाई किया है और जिनको साक्षात्कार का इंतजार है, उन सभी अभ्यर्थियों को, मैं तो कहूँगा अभ्यर्थी नहीं, उन सभी आरएस अधिकारियों को मैं अपनी ओर से, उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने पहले 2 चरण क्वालिफाई कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरएस में 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब आपने मेंस क्लियर कर लिया और मेंस क्लियर करने के बाद अब आपको देना है साक्षात्कार। जो आपका मेंस था, जो आपका प्री था, वो वास्तव में आपके नॉलेज का, ज्ञान की परीक्षा थी कि आपको सब्जेक्ट कितना आता है, आपको राजस्थान के बारे में क्या पता है, आपको भारत के बारे में क्या पता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपका सिलेबस था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बारे में ज्ञान था। लेकिन ये जो इंटरव्यू है, ये वास्तव में पर्सनालिटी टेस्ट है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, क्योंकि आपकी नॉलेज देख ली और जितने क्वालिफाई किए, मैं तो कहूंगा कि आप सबका आईक्यू, इंटेलिजेंस, सब, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, सबके इंटेलिजेंस आपके बराबर है, तभी आप लोग क्वालिफाई करके आए। लेकिन हम अपनी पर्सनालिटी को वहां कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम कैसे प्रस्तुत अपने आप को करें कि हमारा इंटरव्यू भी श्रेष्ठ जाए और हमारा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। उसी तैयारी के लिए आज मैं आपसे 3 बातों करूंगा कि 3 गलतियां जो आरएस इंटरव्यू में आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब इंटरव्यू में आप कहेंगे कि सर सवाल क्या पूछते हैं? मैं अक्सर कहता हूं अंधा कुआं है, इसमें जो मन आता, हम लोगों के दिमाग में जो आता है, हम लोग सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। लेकिन कुछ जनरल चीजें जो पूछी जाती हैं हर इंटरव्यू में, वहां पर 3 गलतियां हम लोग कर बैठते हैं और वो नकारात्मक हमारा प्रभाव डालती हैं, हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक दिखाती हैं, नेगेटिव दिखाती हैं। और हमें वो अधिकारी चाहिए, वो आरएस ऑफिसर चाहिए जो पॉजिटिव हो, जिनका पर्सनैलिटी साउंड हो। तो वो 3 गलतियां कौन सी हैं जिन पर आपको ध्यान देना है? नंबर 1, पहला, तथ्यात्मक प्रश्नों का गलत उत्तर देना एवं परिस्थितिजनक प्रश्नों का उत्तर नहीं देना। अब मैं इसको आपको क्लियर करूं। कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, और कुछ सवाल होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, जो स्थितिजनक होते हैं, स्थितिजन्य होते हैं। अब तथ्यात्मक सवाल में अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप वहां पर अंदाज ना लगाएं, वहां पर आप ब्लाइंड मत चलें, सीधे कह दीजिए सॉरी सर, मुझे इसका ध्यान नहीं है, बोर्ड बिल्कुल भी माइंड नहीं करता है। क्यों? ये आपकी शो करती है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, आप बौद्धिक स्तर पर कितने ईमानदार हैं। एक अधिकारी है, उसको ठीक है, ऐसे में रूल रेगुलेशन का नहीं मालूम है, वो कह देगा मुझे नहीं मालूम है, मैं हैंडबुक देख लूंगा, मैं अपने सीनियर से बात कर इसको और क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं, गलत सूचना देते हैं, तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पर हमें जो है वो कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आप सॉरी कहने में बिल्कुल परहेज मत करें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमिश्नरों में बैठने का अवसर मिलता है मुझे। हमने ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने 12 क्वेश्चंस में से 7-8 पर सॉरी कहा और उसने कहा सर मुझे ध्यान नहीं है, तो आप जो है उसको भी, उस बोर्ड ने बहुत अच्छे नंबर दिए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस थे उस पर उनके आंसर जो थे उसमें उनकी लॉजिक, उनका तर्क, उनकी निर्णय क्षमता, स्ट्रेस को झेलने की क्षमता, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, ये नजर आती है कि यही तो आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आप अंदाज मत लगाइए, जितना आपको ध्यान है आप बता दीजिए। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, अभी मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ष 26 जनवरी को हमारे जो विदेश से मेहमान आते हैं, हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे? अगर आपको पता है तो कहिए कि साहब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होंगे, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो कह दिए सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। मैं आपसे, ये तथ्यात्मक सवाल है, इसमें सिचुएशन की बात ही नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि इस बार 2024 के कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला? अगर आपको ध्यान है कि 4 को मिला तो कहिए 4, और नहीं ध्यान है तो कहिए सर मुझे ध्यान नहीं है। अब आपको 4 ध्यान है तो आपने कहा 4 को है जिनको खेल रत्न मिला। अब बोर्ड आपसे पूछता है वो कौन कौन है? अब आपने कहा मैडम मनु भाकर, आपने कहा हरमनप्रीत सिंह जी, आपने कहा गुकेश जी, और आपने कहा
चौथा नाम आप भूल गए। अब चौथे नाम पर, फोर्थ नेम पर अंदाज मत लगाइए। अब आप कहिए कि सर मुझे 3 तो ध्यान में आ रहे हैं लेकिन फोर्थ मेरे दिमाग से निकल गया। बोर्ड बिल्कुल माइंड नहीं करेगा, अप्रिशिएट करेगा। हाँ, अगर फोर्थ आपको प्रवीण कुमार ध्यान है तो कहिए प्रवीण कुमार है। अब आप कहेंगे कि साहब इनमें से यंगेस्ट कौन है? अगर आपको पता है गुकेश 18 साल की उम्र में चेस चैंपियन बना तो गुकेश जी का नाम लीजिए, नहीं तो कह दिए सॉरी इसका मुझे ध्यान नहीं है। इनमें सरपंच जी किसको प्यार से कहते हैं? हरमनप्रीत सिंह जी जो हॉकी के कैप्टन थे हमारे इंडिया के हैं, उनको प्यार से उनके खिलाड़ी सरपंच जी कहते हैं। अगर ध्यान है तो जवाब दीजिए, नहीं तो सॉरी कह दीजिए, बोर्ड माइंड नहीं करेगा। तो पहला आप गलती ये मत कभी करना, तथ्यात्मक सवालों पर अंदाज नहीं लगाना है, गलत उत्तर नहीं देना है, जो मालूम है एक्चुअल वो बताइए। लेकिन बोर्ड में क्योंकि आरएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपको सिचुएशनल पूछते हैं। उन सिचुएशनल क्वेश्चन पर चुप नहीं रहना और वहां सॉरी नहीं बोलना। क्यों? एक आरएस अधिकारी को स्थिति को टैकल करना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए आए, लेकिन रास्ते में आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए थे वो आपके चोरी हो गए, किसी ने निकाल लिए। अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे? अब इस स्थिति में 1-2 मिनट के लिए सोचिए और जो आपका सॉल्यूशन दिमाग में आ रहा है उसका उत्तर दीजिए। आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं, 2 बिल्डिंग है, एक में अनाथ आश्रम चलता है, एक में मॉल है। आप मॉर्निंग वॉक है, मोबाइल आपके पास नहीं है, दोनों बिल्डिंग में आग लग गई, आप क्या करेंगे? अब यहां सर मुझे नहीं मालूम या मैं ये करूं, वहां घबराना नहीं है, क्योंकि आप ही को सिचुएशन को टैकल करना है एज ए आरएस ऑफिसर। तो इन स्थितियों में तथ्यात्मक सवाल पर सॉरी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिचुएशनल क्वेश्चन जो है वो आपकी विश्लेषणात्मक शक्ति, एनालिटिकेबिलिटी को शो करता है। उस समय जो भी आपके दिमाग में उचित उत्तर आता है उसको हमें देना चाहिए, उस पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। दूसरी जो हम कई बार गलती कर जाते हैं, उत्तर में विरोधाभास का होना, यानी इनकंसिस्टेंसी, डबल स्टैंडर्ड। हम कभी तो पक्ष में बोलते हैं और थोड़ी देर के बाद में विपक्ष में होते हैं। आपका जो बोर्ड होगा उसमें आरपीएससी के मेंबर होते हैं, उसमें एक शिक्षाविद होता है, उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, और अब इस साल से मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट भी होगा। अब हम एक ही क्वेश्चंस को कई बार गैप देकर या लैंग्वेज बदलकर पूछते हैं। अब आपने पहले तो उत्तर दिया हां और बाद में आपने उत्तर दे दिया ना। अब यह शो करेगा आपकी इनकंसिस्टेंसी, यानी आप में ईमानदारी नहीं है, आप में कंट्राडिक्शन है। हमें वो अधिकारी नहीं चाहिए जो विरोधाभासी हो, जो कंसिस्टेंट है। अभी तो आपसे पूछा गया कि नई शिक्षा नीति के बारे में आप बताइए, तो आपने नई शिक्षा नीति की तारीफ कर दी। मान लो बोर्ड के किसी मेंबर ने जानबूझकर कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो कमियां है, आपने कहा हां सर नहीं नहीं वो अच्छे नहीं है, उसमें ये कमियां है। आपको अगर कहा जाए इसका विश्लेषण करिए तो अच्छी चीज भी बताइए, जो आपको ठीक नहीं लगती वो भी बताइए, बोर्ड इसको माइंड नहीं करेगा। लेकिन आप बिल्कुल एक चीज को कह दो अच्छा और फिर थोड़ी देर बाद कह दो वो बुरा, ये आपकी इनकंसिस्टेंसी जो है ये वहां पर काम नहीं आएगी और ये आपका नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तीसरा जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है हॉबी के बारे में। हॉबी क्या है? हॉबी का मतलब होता है कि जो खाली समय में हम अपने तनाव को, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए काम करते हैं, वो हमारी हॉबी होती है। इसलिए अपनी हॉबी के बारे में जानकारी ना होना, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट मैं आपसे कहूंगा, कई बार हॉबी हम क्या लिख देते हैं, ऐसी हॉबी लिख देते हैं कि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, हमारा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी हॉबी है, इसका मतलब आप सचमुच वो काम करते हैं जब आप फ्री टाइम होता है। अगर आप करते हैं तो आपको उसका ज्ञान भी होगा, उसके तथ्यों का भी पता होगा। लेकिन आपने अगर केवल लिख दिया और आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये आपके बहुत नकारात्मक जाएगा। जैसे कुछ बच्चे लिख देते हैं, उनको मालूम है कि बोर्ड में सारे सीनियर मेंबर्स बैठते हैं, आपने लिख दिया कि शास्त्रीय संगीत मेरी हॉबी है साहब, मैं तो शास्त्रीय संगीत को सुनता हूं। तो उन्होंने पूछा चौरसिया जी क्या करते हैं भाई, पंडित रविशंकर जी क्या करते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब क्या करते हैं? अब चौरसिया जी का नाम ही नहीं सुना तो क्या बोलोगे? अब जो शास्त्रीय संगीत का जानकार है वो चौरसिया जी की बांसुरी, जाकिर हुसैन साहब का तबला और पंडित रविशंकर जी की सितार को जानेगा ही जानेगा। आपने लिख दिया क्रिकेट। हॉबी का मतलब देखिए ये नहीं है कि आप उसके विशेषज्ञ, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी वो सुर बजाते हैं, वो नहीं, आपकी हॉबी है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। आपने लिख दिया क्रिकेट। अब अगर आपने क्रिकेट लिख दिया तो वो ये पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ
कि ये मैच कहां हुआ, फलां खिलाड़ी क्या करता है, किसने सेंचुरी बनाई, क्या उसका हुआ। अभी जो आईसीसी चैंपियनशिप होने वाली है, इसमें भारत के मैच कहां पर होंगे। भारत के मैच अगर इंटरेस्टेड है, मैं क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो मैं जरूर जानकारी रखूंगा, दुबई में होंगे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में खेलने के लिए मना कर दिया। अभी जो वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, वो मैच कहां खेला गया, वो खेला गया था अहमदाबाद में, आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हुआ। अगर मैं क्रिकेट मेरी हॉबी है तो मुझे पता होगा। अब कभी कभी हम लोग वहां पर करते हैं कि अगर अंपायर किसी इशारे पर यूं निशान करता है, ये करता है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो थर्ड अंपायर को कह रहा है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो हॉबी आप लिख रहे हैं उसको भी आप ध्यान से तैयार करके जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस पर इतनी नॉलेज आप कर लो कि आपको पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड याद हो क्रिकेट का क्या है, आपको पूरे संगीत के ध्यान हो। आपने बुक रीडिंग लिख दिया तो आपको शेक्सपियर के सारे नॉवल ध्यान में हो, प्रेमचंद जी के सारे किताबें आपको ध्यान में हो, लेकिन जो लिखते हैं उसका कुछ आपको पता होना चाहिए। बच्चे लिख देते हैं कि मैं तो कविता लिखता हूं साहब, वो कहते हैं अपनी कविता बता दो भाई। अब उस समय बच्चे को ध्यान में नहीं आता, मैं सब गुनगुनाता हूं, गाने गाता हूं, तो कोई गाना गुनगुनाइए। वो आपसे बोर्ड कहता है अच्छा कोई गाना सुना दो, तो वो आप वहां पर सुनाइए। यानी जो हॉबी लिखते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3 मूल गलतियां मेरा आपसे आग्रह है ना करें। नंबर 1, तथ्यात्मक सवालों का जवाब में अगर नहीं मालूम तो सॉरी कहिए। वहां पर आप कभी भी गलत सूचना मत दीजिए, जितनी आपके पास है दीजिए। सिचुएशनल क्वेश्चन पर अपना दिमाग लगा के सोचकर उसका उत्तर दीजिए, और जो आपके उत्तर हैं उनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए, एक कंसिस्टेंट अप्रोच होनी चाहिए। और तीसरा जो है, आपको अपनी हॉबी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इस काम के लिए उत्कर्ष जो है वह 15 से 28 फरवरी तक मॉक इंटरव्यू करवाने जा रहा है। ये मॉक इंटरव्यू 2 जगह पर होंगे, हमारे जोधपुर में और जयपुर में। आप जो जोधपुर एरिया के इंटरेस्टेड हैं वो जोधपुर अप्लाई करें, और जो जयपुर वाले हैं वो जयपुर में वाले एरिया के वहां इंटरेस्टेड हो वहां अप्लाई करें। हम 15 से 28 तक आपको मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, और उन मॉक इंटरव्यू में इसी चीज का आपको मॉक इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू, यानी एक ऐसा माहौल देना जो आपको आरपीएससी में मिलता है। यहां भी आपको सीनियर प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे, शिक्षाविद मिलेंगे, मनोविज्ञान के विद्वान मिलेंगे जो आपके इंटरव्यू लेंगे। तो आप इन मॉक इंटरव्यू में जरूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि इससे आपको जो एक मन का झिझक होता है, एक इंटरव्यू के प्रति जो हमारी धारणाएं होती हैं वो स्पष्ट होती हैं। और उत्कर्ष के इंटरव्यू जो हम लोग लेंगे, हम केवल इंटरव्यू नहीं लेंगे, इंटरव्यू के बाद आपको फिर फीडबैक भी देंगे कि आपकी क्या कमियां थी, उसमें क्या अच्छाइयां थी, आप अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हो, अच्छाइयों को और आगे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, इसका फीडबैक भी दिया जाएगा। तो आप हमारे जो उस पर क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। 15 से 28 फरवरी याद रखिए, इसमें जोधपुर और जयपुर में आपके इंटरव्यूज होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि निश्चित रूप से 2 सीढ़ियां आपने चढ़ ली, अब तीसरी सीढ़ी को हमें पार करना है। कहते हैं ना, इरादा कर लिया जब ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। तो जब हमने 2 सीढ़ियां पार कर ली तो तीसरी हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं। उसके लिए हम आपके पास आ रहे हैं। तो 2 कदम हम भी चलें और 2 कदम आप भी चलो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय भारत, जय हिंद। बस जी।